अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने तहसील मॉनिटर के लिए इंटरव्यू दे दिया है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें फाइनल कॉल लेटर रिसीव होगा या नहीं होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एंड तक देखनी है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आपके साथ सबसे पहले वो चीज़ शेयर करूँगी जिसकी बेस पर वो मेरिट बनाएँगे और उस मेरिट की बेस पर आपके चांसेस होंगे कॉल लेटर रिसीव होने के या नहीं होने के। वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और वो सबसे पहले मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी। कैंडिडेट्स, आपको याद होगा जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है उनको एक टोकन पहले रिसीव हुआ था, टोकन मिला था। जिस दिन वो इंटरव्यू देने गए हैं उन्होंने पहले एक टोकन लिया था, देन वो टोकन लेके इंटरव्यू देने गए थे उस रूम में। तो आपको याद होगा कि आपने वो जो टोकन था वो इंटरव्यूवर को जाते साथ आपसे वो ले लिया गया था, इंटरव्यूवर ने आपसे वो ले लिया था। क्योंकि कैंडिडेट्स उस टोकन के ऊपर वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स नोट डाउन कर रहा था। जिसने भी आपका इंटरव्यू लिया है, जो इंटरव्यूवर था वहाँ पर, उसने वो आपसे टोकन लिया था और उस टोकन के ऊपर उसने आपके 10 में से जितने भी मार्क्स इंटरव्यू के बनते हैं वो नोट डाउन किए थे। कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं वो 6, 6.5, 7, 8, 9, 10 इस तरह से उनके अगर उनके पास एक्सपीरियंस था उसकी बेस पर उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए और उनका नॉलेज एक्सपोज़र या जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे अगर उन्होंने सही आंसर किया, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किया तो उन सब की बेस के ऊपर जो इंटरव्यूअर था उसने वो मार्क्स जो थे वो नोट डाउन किए थे। आपको याद होगा जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और आपने जिस तरीके से उनको आंसर किया था उसी बेस के ऊपर इंटरव्यूअर ने आपके मार्क्स जो थे 10 में से वो नंबर लगाए थे। तो इसी तरह ये तो हो गए 100 में से 10 मार्क्स। बाकी जो मार्क्स थे वो आपकी डिग्रीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। डिग्रीज़ यानी जो आपकी बैचलर लेवल डिग्री थी बीएस की, उसमें अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न थी तो आपको 45 मार्क्स मिलेंगे उसमें से। अगर आपकी सेकंड डिवीज़न थी तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे और अगर किसी स्टूडेंट की थर्ड डिवीज़न थी तो उसको 35 मार्क्स मिलेंगे। और स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो डिवीजन्स हैं कितने परसेंट मार्क्स के ऊपर ये डिवीजन्स बनती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा तो उनके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। 60% एंड अबव मार्क्स पर फर्स्ट डिवीजन बनती है, 50% एंड अबव मार्क्स के ऊपर सेकंड डिवीजन बनती है और 40% एंड अबव मार्क्स के ऊपर थर्ड डिवीजन बनती है। आप सबकी डिग्रीज के ऊपर मेंशन होगा कि आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड डिवीजन थी या फिर थर्ड डिवीजन थी। इसी तरह 45 मार्क्स और 10 मार्क्स इंटरव्यू के, ये आपके 55 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट जो 45 मार्क्स रह गए हैं वो आपकी जो इंटर की डिग्री थी उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। अगर इसी तरह आपने इंटर की डिग्री में 60% एंड अबव मार्क्स लिए हुए हैं यानी आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो आपके 45 में से 45 लगेंगे। लेकिन अगर आपके 50% एंड अबव मार्क्स थे और सेकंड डिवीजन थी तो आपके 40 मार्क्स लगेंगे। इसी तरह जो थर्ड डिवीजन में आ रहे हैं स्टूडेंट जिनके 40% एंड अबव मार्क्स हैं और थर्ड डिवीजन थी, उनके 35 मार्क्स लगेंगे। आपकी टोटल जब वो कैलकुलेट करेंगे इसी बेस के ऊपर आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। अगर तो आपके बीएस में 45 मार्क्स है, इंटर में 45, मतलब आप फर्स्ट डिवीजन में आ रहे हैं, बीएस में भी, इंटर में भी आपकी फर्स्ट डिवीजन थी और इंटरव्यू भी आपका बहुत अच्छा गया, तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मेरिट में आने के, इस जॉब को हासिल करने के। लेकिन अब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि आपका इंटरव्यू किस लेवल का था, अच्छा हुआ था या एवरेज था या आपको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आए थे और ना ही आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस था। तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपने 10 में से कितने मार्क्स लिए होंगे, ऑब्टेन किए होंगे। इसी तरह आपको आपके पास अपनी डिग्रीज़ भी हैं, आपको पता होना चाहिए आपने बीएस बैचलर्स में या इंटर में या मैट्रिक में कौन-सी डिवीज़न ली थी, आप सबको पता होगा। तो आप उसी बेस के ऊपर खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या मुझे कॉल लेटर रिसीव होगा या नहीं होगा। तो अगर तो आपके फुल फर्स्ट डिवीज़न थी बीएस में भी और इंटर में भी और आपका इंटरव्यू भी अच्छा गया था, तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो कॉल लेटर आ जाए। मैसेज, कॉल या ईमेल कुछ भी रिसीव हो सकता है। और इसी तरह जो जिन स्टूडेंट्स के सेकंड या थर्ड डिवीज़न आई हैं इंटर में, बैचलर में और उनका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा नहीं गया, तो उनके बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू के लिए ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ था और सीट्स जो थी उस हिसाब से हर एरिया की जो सीट्स थी सीट्स के हिसाब से ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो कुछ स्टूडेंट्स को निकाल देंगे।
और कुछ को रखेंगे, तो इस बेस के ऊपर वो आपको कॉल लेटर आएगा और नहीं आएगा, मेरिट बनेगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। और मोस्टली स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि उनको वो कॉल लेटर कब रिसीव होगा, कब तक जो है वो चांसेस हैं कि आपको कॉल लेटर रिसीव हो जाए। तो स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, ये जो इनको कैंडिडेट्स चाहिए इस पोजीशन के लिए, ये इनको अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट बेसिस के ऊपर चाहिए। इनके पास जो है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पंजाब के पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स जो हैं वो एज अ तहसील मोनीटर काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इनको ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहिए थे, जिसके लिए इन्होंने दोबारा से रिक्रूटमेंट सिस्टम सारा दोबारा से स्टार्ट किया और दोबारा से ये अपॉर्चुनिटी दी स्टूडेंट्स को। तो अब अब जो है जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पंजाब है, इसको जो कैंडिडेट्स चाहिए वो ऑलमोस्ट अर्जेंट बेसिस के ऊपर चाहिए। तो ज़्यादातर चांसेस हैं, ज़्यादातर मोस्टली चांसेस हैं कि आपको 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर कॉल लेटर रिसीव हो जाएगा। अगर 1-2 दिन में नहीं होता तो इस वीक में आपको कॉल लेटर रिसीव हो जाएगा। या ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हुआ तो नेक्स्ट वीक तक जा सकता है। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि इंटरव्यू के लिए ज़्यादा कैंडिडेट्स को उन्होंने बुलाया होता है, वो उस तरह से नहीं आते। फिर उनको नेक्स्ट डे मज़ीद जो है वो इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ता है। फिर इसी तरह होता है, अगर स्टूडेंट्स नहीं पहुँच पाते या कुछ रीज़न बन जाती है तो उनको कुछ दिन लग जाते हैं इंटरव्यू के प्रोसेस को कंडक्ट करने में। तो जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर उनको टाइम लगता है स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कि कौन सा स्टूडेंट है जिसके एकेडमिक भी अच्छा था, कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, एक्सपीरियंस भी था, उनको टॉप पर रखें। फिर इस तरह से वो नंबरिंग करते हैं स्टूडेंट्स की। फिर उन स्टूडेंट्स को उस हिसाब से वो मेल्स करते हैं, उनको सिलेक्शन के लिए उनको मेल करते हैं या मैसेज करते हैं या इवन कॉल भी करते हैं। तो ये जो है प्रोसेस वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को का एनालिसिस करने के लिए। तो आपने अपने जो है ईमेल्स वगैरह, कुछ स्टूडेंट्स को पिछली दफ़ा जो है वो कॉल्स और मैसेज आए थे, ईमेल्स रिसीव नहीं हो रही थी। तो ईमेल्स इसलिए रिसीव नहीं होती, सम टाइम आपका जो ईमेल में जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा, अगर 30 जीबी स्टोरेज थी तो वो ऑलमोस्ट फुल हो गई होती है। तो आपने ये देखना है कि आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल तो नहीं हो गया हुआ, और दूसरी ये चीज़ देखनी है कि ईमेल आपको कब से नहीं रिसीव हो रही। अगर तो सिर्फ़ यही ईमेल रिसीव नहीं हुई तो इसका मतलब कि आपके जीमेल में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको 2-3 दिन से कोई भी ईमेल रिसीव नहीं हो रही, तो इसका मतलब कि आपका या तो स्टोरेज फुल हो गया या फिर आपको अपनी जीमेल रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। आप एक और ईमेल करके देखें उस ईमेल में, अगर तो रिसीव होती है तो इसका मतलब बाकी स रिसीव हो रही हैं, इसका मतलब वहाँ से इश्यू आया है। तो आप वहाँ पर जो है उनके सेंटर में कॉल करके करेक्शन के लिए बोल सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इश्यू था, उनको जीमेल रिसीव नहीं हो रही थी, मैसेज आ रहा था लेकिन उनको जीमेल रिसीव नहीं हो रही थी। तो इसका मेन रीज़न यही है, आपने रिफ्रेश करते रहना है बार-बार चेक करने के लिए। इसके अलावा आपने देखना है कि आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल ना हो गया हो। अगर फिर भी रिसीव नहीं हो रही है तो आप एक दफ़ा उसको मोबाइल को ऑफ करके ऑन करें, या और भी जो तरीके आपको समझ आते हैं वो करके देखें, ताकि आपको कन्फर्म हो सके कि आपको आया कि आपको जीमेल रिसीव हुई है या फिर कोई और इश्यू आ रहा है। तो ये आपने देख लेना है। दूसरा जो है, आपने जो देखते रहना है, 1-2 दिन के अंदर, मोस्टली 1-2 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाएगी। और अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब कि नेक्स्ट वीक तक आप वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह उन कैंडिडेट्स जिनकी सिलेक्शन होगी उनको वो मेल चली जाएगी। इसके अलावा जो है, आपको तहसील मॉनिटर पोजीशन के बारे में थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। इसमें जो है बेसिकली आपको डोर टू डोर खुद नहीं जाना, न्यूमरेटर्स जो हैं वो ऑलरेडी उन्होंने हायर किए हुए हैं, वो डोर टू डोर एक्टिविटीज़ करेंगे। वो डोर टू डोर जाके लोगों का डाटा कलेक्ट करेंगे। आपने जस्ट उनको मॉनिटर करना है, उनके जो वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपने उस डाटा को देखना है, क्रॉस चेक करना है क्या है कि वो सही तरीके से उस चीज़ को मॉनिटर सही तरीके से डाटा कलेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई एरर तो नहीं आ रहा, क्योंकि डाटा के ऊपर ही रिसर्च बेस करती है। अगर डाटा में एरर आएगा तो वहाँ पर आगे रिसर्च में, आंसर में, और जो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है वहाँ पर भी इशू आएगा। तो बेसिकली आपको जो हायर करने का पर्पस है तहसील मॉनिटर पोजीशन के लिए, वो यही है कि आप एक दफ़ा क्रॉस चेक करें डाटा को। क्योंकि न्यूमरेटर्स जो हैं सम टाइम वो डोर टू डोर जाना एक्टिविटीज़ बहुत थका देने वाली और बहुत टायरिंग होती है। तो आप सम टाइम वो खुद से ही किसी घर का डाटा फिल करने में भी वो बजाय इसके कि उस घर में जाएँ, उन लोगों से डाटा कलेक्ट करने की बजाय खुद से अगर कर लें, तो आपका काम है कि आप क्रॉस चेक करें और उस चीज़ को देखें कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। ये खुद से तो नहीं फिल किया गया क्वेश्चनेयर, या सर्वे खुद से तो नहीं उन्होंने फिल कर दिया।
अपना टास्क वो प्रॉपर परफ़ॉर्म कर रहे हैं या नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आपने इसको बखूबी जो है वो कंप्लीट करना है। तो आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं, वो एक चीज़ ये बताइए कि आपको जो मेरिट लिस्ट बननी है वो किस बेस के ऊपर बननी है, और सेकंड चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो ये की है कि कब तक आपको कॉल लेटर रिसीव हो जाएगा। तो आपको अगर होता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मज़ीद ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। कुछ गर्ल्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या लड़कियों के लिए ये जॉब सूटेबल है या नहीं है। लड़कियाँ मोस्टली जो रूरल एरियाज़ की हैं उनको ये होता है कि हम कैसे मतलब दूसरे गाँव में या एरिया में जाके डाटा कलेक्ट करें ये वो। तो आपके लिए ये काम बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इसमें जो है नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल एक जॉब है। गाड़ी आएगी, आपको पिक करेगी, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आपको दी जाएगी, इवन ये भी हो सकता है कि वो आपको लंच भी ऑफ़र करें। तो आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी, आपको लेके जाएँगे और छोड़ के भी जाएँगे, और मतलब इसका जो टाइमिंग होगी वो भी अच्छी होगी। और ये भी हो सकता है कि मंथ पूरा आपको ना जाना हो, मंथ में सिर्फ़ 5-6 दिन या 10 दिन का सिर्फ़ आपका हो 1 महीने के अंदर। तो इसमें जो है अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो आप इसको ज़रूर अवेल करें, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, स्पेशली लड़कियों के लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आप ज़रूर इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करें। बिल्कुल भी इसको ज़ाया ना करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 में से 30 दिन ही जाना होगा। ऑलरेडी अगर हम वर्किंग डेज़ देखें तो वो 22 दिन बनते हैं, 8 दिन निकाल दें। तो इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं है कि सर्वे के लिए आपको पूरे 22 दिन ही जाना हो। इसमें हो सकता है कि 6-7 दिन, 8 दिन या 10 दिन जाना हो और बाकी दिनों में ऑफ हो। तो जो है अच्छी अपॉर्च्युनिटी आप इसको ज़रूर जो है वो देखें, क्योंकि इसमें आपको खुद डोर टू डोर नहीं जाना, इसमें न्यूमरेटर्स डोर टू डोर जाएँगे, आपने सिर्फ़ उनको मॉनिटर करना है। तो मेरी यही आपके लिए होगी एडवाइस होगी कि अगर लड़कियाँ भी इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छी जॉब है और इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, आपको बस मॉनिटर करना है, सुपरवाइज़ करना है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। आपने जिसने यह वीडियो को पूरा देखा है वो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। आपके लाइक करने से और कमेंट करने से जो है वो खुशी होती है और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाने का दिल करता है। क्योंकि वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारी आपकी मेहनत लगती है, एफ़र्ट लगती है। तो अगर कोई वीडियो को लाइक करता है, उसको चैनल को सब्सक्राइब करता है या अच्छा कमेंट करता है, तो वो यूट्यूबर के लिए, वीडियो बनाने वाले के लिए बहुत एक उसको हिम्मत मिलती है कि वो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाए ताकि लोग उसको लाइक करें। बहुत-बहुत शुक्रिया उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ को देखा और अच्छे कमेंट्स किए। बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का।